हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे, पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हुई, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहले तो आपका ऑफिशियल हॉलीडेज थे, उसके बाद में कुछ पर्सनल रीजन से मेरे हॉलीडेज थे, तो इस कारण से आपकी क्लासेस नहीं हुई। अब क्या है कि जितनी भी न्यूज हमारी रह गई हैं, उन न्यूज को मैं डेली बेसिस पे, जो आपकी डेली जो न्यूज होती हैं वो तो आपकी आएंगी, साथ में पिछले कुछ जो 3-4 दिन है उसकी जो न्यूज छूट गई है वो भी जो है आपका एक एक दो करके जो है मैं यहाँ पे क्लास में उसको फिट करके पूरा कवर करते हुए चलूंगी। और इस तरीके से आपके पिछले जो 3-4 दिन है ना, वो आपका कवर हो जाएगा। बाद में सैटरडे रिवीजन तो होगा, उसमें जो आपकी बाकी छूटी हुई न्यूज है वो भी आपकी कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर आईओसी के बारे में है। आप लोगों को पता है, ये हमने पहले भी करंट अफेयर में पढ़ा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा पानीपत हरियाणा में एक रिफाइनरी स्टार्ट की जाने वाली है। और रिफाइनरी बच्चे किस चीज का है? यह है सतत विमानन ईंधन। ठीक है, मतलब कि वो फ्यूल, वो ईंधन जो कि विमानन यानी कि एविएशन में इस्तेमाल होगा। अब इस फ्यूल की एक खासियत है कि ये बच्चे आपका सस्टेनेबल है। ठीक है, इसे बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसके लिए जो है खाद्य तेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे होटल्स हो गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, वहां पे जब खाना बनाया जाता है, तली चीजें होती हैं, तो उसमें बच्चे तेल को बहुत बार इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। बहुत बार इस्तेमाल करके तेल की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए जो है आपका इस तरीके के होटल्स में, इस तरीके के रेस्टोरेंट में बहुत सारी बड़ी मात्रा में जो है आपका तेल एक वेस्ट बन जाता है। तो जो आपका फूड ऑयल है उसका इस्तेमाल करके ये ईंधन तैयार करना है। ठीक है, इसके लिए एक रिफाइनरी है जो कि अभी आईओसी के अकॉर्डिंग दिसंबर 2025 तक प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सतत विमानन ईंधन जो इकाई है, जो आपकी रिफाइनरी है, वो कहाँ पर बनाई गई है और किसके द्वारा बनाई गई है? तो आईओसी के द्वारा इसे यहाँ पे बनाया गया है पानीपत में, और इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा इस साल के अंत में। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि लक्ष्य कितना है। इसका लक्ष्य सालाना 35,000 टन। ठीक है, ये जो है इसका एक तरीके से इसकी क्षमता जो है इतनी रखी गई है कि साल में हमें इतना जो है प्रोडक्शन करना है। उसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी इस परियोजना के लिए आईएससीसी कॉर्सिया प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी भी बन गई है। ठीक है, तो इसे बच्चे याद रखना है, सर्टिफिकेट पाने वाली आईओसी जो है आपका पहली कंपनी है। और इनके द्वारा पानीपत रिफाइनरी जो है आपका ये स्टार्ट किया जाएगा दिसंबर 2025 तक, ऐसा जो है आईओसी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, अनाउंस किया गया है। अगला बच्चे, ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और ये जो है एप्पल के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, तो फॉक्सकॉन का आईफोन का फॉक्सकॉन ने अपना क्या किया है कि एक विनिर्माण सुविधा या फिर एक विनिर्माण इकाई भारत में भी जो है आपका यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आईफोन 17 बचे यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ पे? ये आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु में पर्टिकुलर कहाँ पे है? देवड़हल्ली। ठीक है, जगह का नाम याद रखना, बेंगलुरु में जो है आपका देवड़हल्ली में आईफोन 17 का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। किसके द्वारा किया जा रहा है? फॉक्सकॉन के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम फॉक्सकॉन की बात करें तो चाइना से बाहर, ठीक है, चाइना से बाहर ये दूसरी जो है सबसे बड़ी इकाई है फॉक्सकॉन की। ठीक है, चाइना से बाहर ये दूसरी सबसे बड़ी विनिर्माण इकाई है फॉक्सकॉन की। आपको याद रखना है कहाँ पे? ये आपका बेंगलुरु में। और आईफोन 17 का प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। अगला बचे आपका भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब ये जो केंद्र है आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ये केंद्र बच्चे कहाँ पे बना है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। ये जो तवांग जिला है ये बहुत ज्यादा खबरों में रहता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का वो वाला हिस्सा जो चाइना के साथ में बॉर्डर पे है ना, जो चाइना के साथ में बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वो क्षेत्र बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक आता है आपका तवांग जिला। ठीक है, तो तवांग जिले को याद रखना, यहाँ पे दहजोंग नाम का जगह है, और उस जगह पे जो है सेंटर आपका खोला गया। पूछा जाएगा किसने खोला है? भारतीय सेना के द्वारा खोला गया है। इस केंद्र को खोलने का मुख्य उद्देश्य तवांग जिले के थिगवू, मागो, जेथांग और लुतुगांग
कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीणों और पर्यटकों को समय पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है। तो मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए जो है आपका मेडिकल फैसिलिटी टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के सेंटर जो है आपके खोले गए हैं। आरोग्य में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र इसका नाम है, ठीक है। और ये बच्चे बेसिकली क्यों होता है, अगर आप लोग देखेंगे बॉर्डर एरिया को डेवलप किया जाना है ना, अभी जो है इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी फौज को दिया गया है, हमारी सेनाओं को दिया गया है, ताकि जो हमारी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे चाइना के साथ में जो बॉर्डर एरिया है ना, वो वहां पे लोग रहे, ये बहुत जरूरी है। और वहां पे लोग तभी रहेंगे जब वहां पे उनको बेसिक फैसिलिटीज दी जाएंगी, है ना। अगर बेसिक फैसिलिटी नहीं होंगी तो कोई भी लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, और आने वाले कुछ समय में जो है पूरे के पूरे बॉर्डर एरियाज या फिर बॉर्डर एरिया में जो गाँव है वो खाली हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अब एजुकेशन तो वही गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो लोगों को मालूम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी चक्कर में जो है पलायन बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पहाड़ी क्षेत्रों से मैदान की तरफ होता है ना। तो उसको बचने उससे जो है बचने के लिए बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। तो जो है आपका हम खबरों में नहीं पढ़ते इतना ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे अगर आप लोग देखेंगे तो इंडियन आर्मी जो है आपका, इंडियन आर्मी और बीएसएफ, हम सोचते हैं कि सिर्फ जो है आपका ये हमारी मतलब सिक्योरिटी के लिए तो है ही, सुरक्षा के लिए तो फौजें आपकी तैनात हैं ही, साथ में जो है इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो है कि लोगों को यहाँ पे बहाल करना, है ना। तो इस तरीके के जो क्षेत्र है जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो इनके जो फिजिकल जो ज्योग्राफी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी कठिन होने की वजह से लोग यहाँ पे पहले ही कम रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। ऊपर से अगर उनके पास में बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होंगी तो फिर तो वो लोग बिल्कुल भी वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके की जगह आपकी जो है जम्मू कश्मीर में बहुत जगह है, या फिर लद्दाख में बहुत सारी ऐसी जगह है। तो हमारी जो बीएसएफ है, इंडियन आर्मी है, इनके बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे चलते हैं जिसके तहत ये वहां के गाँवों को जो है आपका बसाने का काम करते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें आपका वृक्षारोपण भी आता है ना। छोटे छोटे ऐसा डेवलपमेंट जो है वर्क इंडियन आर्मी के द्वारा किए जाते हैं, ताकि लोगों को सुविधाएं दी जा सके, उनको सुविधाएं मिलेंगी तो एक तरीके से वहां पे लोग रहेंगे, वहां पे भारत का आधिपत्य रहेगा, है ना। जब भारतीय लोग ही नहीं रहेंगे तो एक सामरिक दृष्टि से जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था वो जो है खाली हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बच्चे आपका जो एरिया है, जब आप इस तरीके की किसी जगह को पढ़ते हैं ना जो बार बार न्यूज में आती है, जैसे कि तवांग जिला है, तो इसको कभी बार जो है आपको एग्जामिनर ऐसे पूछ लेते हैं कि तवांग कहाँ पे है, तो याद रखना कि तवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और वहां पे जो है इस तरीके के सेंटर्स जो है खोले गए हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा, आरोग्य में स्वास्थ्य, है ना, हेल्थ से रिलेटेड है। लोगों को जो है आपका जो कि ऊंचे क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, आसानी से वहां पे आवाजाही नहीं होती है, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ना, तो आसानी से वहां पे पहुंचा नहीं जा सकता, इसीलिए छोटे छोटे सेंटर जो है वहां पे आपके बनाए जाने की घोषणा जो है, ये पहल जो इन्होंने शुरू किया है, इंडियन आर्मी के द्वारा ये काम किया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली न्यूज बच्चे आपकी आई है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगो, सुमंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया है। अब इसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि ये जो है आपका यानी कि पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप इस बार 2025 का कहां पे आयोजित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है बिहार में जो है आपके इसके मैचेस होंगे। दूसरा ये याद रखना है कि इसके ट्रॉफी का नाम क्या रखा गया है, तो प्राइड जर्नी ट्रॉफी का नाम है, और मैस्कट शुभांकर। शुभांकर बच्चे इस बार जो है शुभांकर का नाम है चांद, ठीक है, शुभांकर का नाम चांद है। और शुभांकर जो है बच्चे ये एक पशु से हमेशा प्रेरित होता है, चाहे वो बर्ड से हो, एनिमल से हो, है ना, हमेशा किसी न किसी एनिमल से ये जरूर जो है आपका प्रेरित होता है। तो इस बार ये जो चांद है वो बाघ से प्रेरित है, ठीक है। ये बच्चे याद रखना, ये जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, टाइगर से प्रेरित है, चांद इसका नाम है। और ये एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभांकर के रूप में जो है इस बार अनाउंस किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला है अपॉइंटमेंट। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज और पूर्व एथलीट अभिनव बिंद्रा, इनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में से एक नामित किया गया है। अब यहाँ पे दो चीजें बच्चे याद करने के लिए, एक तो याद रखना कि जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, आपको पूछा जाएगा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कितने मानसिक स्वास्थ्य राजदूत एम्बेसडर ये अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि 9 अपॉइंट किए हैं, ठीक है, टोटल जो है 9 है, और 9 में से कितने भारतीय हैं, 9 में से एक ही भारतीय है। नाम इनका आपको याद रखना है, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर याद रखना है आपको कि मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, उनमें से एक जो है इंडियन भी है, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। बाकियों को अगर आप लोग देखेंगे, ब्रिटिश पोल वाल्टर
हॉली ब्रेडशॉ हैं, हांगकांग चीन की कैमली चेंग है, ब्राजील के ब्रूनो फ्रेट्स हैं, अमेरिका के फिगर स्केटर ग्रेसी गोल्ड है ना। तो ये सारे के सारे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी अपने अपने गेम्स में, अपने अपने खेलों में। उसी तरीके से जो है इन लोगों को यहाँ पे चुना गया है। और पोस्ट का नाम देखिए बच्चे, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। ठीक है, तो अब जो हमारी इतनी बड़ी खेल की एक तरीके से कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इनके द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि मेंटल हेल्थ इशू जो है आपका दिन प्रतिदिन सीवियर होता जा रहा है, और इसके लिए जो है आपका इस तरीके के लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो है आपके चुने गए हैं। टोटल 9 लोगों को चुना गया है, याद रखना बच्चे, टोटल 9 लोगों को चुना गया है, और 9 में से एक जो है अभिनव बिंद्रा भी है। अगला जो खबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम किताब के बारे में पढ़ने वाले हैं। किताब का नाम देखिए बच्चे, गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। अब देखिए यहां से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो कि गन डाउन मर्डर ऑन एन ओलंपिक चैंपियन, अगर आप इसका नाम देखेंगे, इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी की मर्डर की बात की गई है, और जिनका मर्डर हुआ है, जिनके मर्डर की बात की गई है, वो एक ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, तो एक तो पहला प्रश्न यही आएगा किताब किसके बारे में है। दूसरा प्रश्न वही आएगा जो इन जनरल पूछा जाता है कि किताब किसने लिखी है। तो पहले इनका नाम याद कर लेते हैं जिन्होंने लिखी है। ये किताब लिखी गई बच्चे संदीप मिश्रा के द्वारा। ठीक है, गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, किताब लिखी गई है संदीप मिश्रा के द्वारा। और ये किताब किसके ऊपर है, ये है पूर्व ओलंपिक चैंपियन पृथ्वीपाल सिंह। ठीक है, पृथ्वीपाल की जिंदगी और उनकी सनसनीखेज मौत पर आधारित है। अगर हम इनकी बात करें बच्चे, तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली टीमों के सदस्य रहे हॉकी। ठीक है, हॉकी में हमारे देश जो है कभी एक बार एक टाइम पे चैंपियन हुआ करता था, है ना। ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है हमने बहुत लगातार जीते हैं। उसमें से अगर आप लोग देखेंगे 1960 में जब हमने सिल्वर जीता था तभी भी टीम के मेंबर थे। 64 में हमने गोल्ड जीता था, तभी भी आपकी टीम के मेंबर थे। ठीक है, 1968 में हमने कांस्य जीता था, वहां पे भी भारत के मेंबर रहे थे, हॉकी टीम के मेंबर रहे थे, है ना। तो ओलंपिक मेडलिस्ट कह सकते हैं, ओलंपिक चैंपियन कह सकते हैं। इनका जब मर्डर हुआ था तो उसके ऊपर जो है वो जो पूरी वारदात थी उसके ऊपर जो है आपकी किताब लिखी गई है। तो गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, आपको याद रखना है संदीप मिश्रा की किताब है। और किसके ऊपर लिखी गई है, हॉकी चैंपियन पृथ्वीपाल सिंह के द्वारा इनके ऊपर, इनके मर्डर के ऊपर जो है किताब आपकी लिखी गई है। ठीक है, अगला बच्चे एक फ्रेमवर्क है या फिर कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है जो कि शुरू की जा रही है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया जा रहा है। अब देखिए बच्चे, भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 दिसंबर 2024 में कमेटी बनाई थी। क्या बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के द्वारा एक सिफारिश करने पर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में एक डिसीजन लिया है। और डिसीजन इन्होंने ये लिया है कि फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इन्वेलमेंट ऑफ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपका फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि ये इस प्रकार का फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये फ्रेमवर्क आपका लॉन्च किया गया है। और नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एआई का जो इस्तेमाल है वो कितना रिस्पॉन्सिबल होगा, कितना एथिकल होगा। ठीक है, वो डिसाइड करने के लिए जो है आपका ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कमेटी बनाई गई थी। और अभी जो है उनकी ही अनुशंसा पे, उनकी ही सिफारिश पे ये इस तरीके का फ्रेमवर्क जो है आपका तैयार किया गया है। ठीक है, तो याद रखना एआई का एथिकल और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगले बच्चे इंपॉर्टेंट न्यूज है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने निवास और विदेशी मामलों का महानिदेशालय के सहयोग से दुनिया का पहला एआई संचालित यात्री कॉरिडोर लॉन्च किया है। 1 नंबर का सवाल है, दुनिया का पहला एआई संचालित यात्री कॉरिडोर कहां पर शुरू हुआ है। तो ये हुआ है आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ठीक है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये काम किया है, ये दुनिया का पहला एआई से चलने वाला यात्री कॉरिडोर बन गया है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज की खबरों को हम इतना ही रखेंगे, और जो आपके पिछले दिनों की कुछ न्यूज जो रह गई हैं, छूट गई हैं, उन्हें हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, और बाकी जो है आपका जब आपका सैटरडे वाला सेशन आएगा तो बाकी चीजें वहां पे आपके कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।